चलो, तो ये कौन सा सेट है? 59। 59 है ना? चलो, कैसा था आज का पेपर? है अच्छा था या बहुत अच्छा था? आज मजा आया होगा ना पेपर करने में? है ऐसा क्यों? आज का पेपर थोड़ा हल्का था ना, थोड़ा सा मतलब एवरेज था। उसमें क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा कम रखा गया था। क्यों? हर बार की तरह। आज दिन कौन सा है? सैटरडे। संडे आज? अच्छा, शनिवार है ना? सैटरडे। तो सैटरडे में क्या होता है, सब कॉमन बच्चे होते हैं, जो नया भी कोचिंग ले रहा है, चाहे पुराना हो, चाहे कोई केवल प्रैक्टिस दे रहा हो। ठीक है। एक तो कारण ये रहता है, और दूसरा कारण क्या होता है थोड़ा सा इजी बनाने का, ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टर टेस्ट भी है आपका। अब जैसे मान लो इससे पहले जो 2 हफ्ते में 2 और पेपर बनते हैं, है ना, वो थोड़ा अच्छे लेवल के बनाए जाते हैं। अब कई बार क्या होता है कि बच्चों को कि यार कम नंबर आ रहे हैं ना, हर पेपर में कम नंबर आए, और एक पेपर में अचानक बूस्ट हो जाए, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता ना फिर। ठीक है, तो इसके पीछे ये भी लॉजिक है। ठीक। चलो, तो उम्मीद करता हूँ अच्छा ही हुआ होगा। चलो, इसका सॉल्यूशन देखते हैं अब। देखो, पहला प्रश्न था, उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले का पहला कचरा कैफे कहाँ बनाया जाएगा? ठीक है। तो पहले नाम से ही थोड़ा हो रहा होगा ना कि ऐसे भी कोई कैफे होगा, कचरा कैफे। कचरा कैफे में मतलब क्या कचरा मिलेगा वहाँ? हाँ। कैफे मतलब कुछ खाने के लिए मिलेगा, है ना, खाने पीने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे सरकार ने क्या सोचा है, देखो, कचरा तो हम खूब फैलाते हैं, है ना, हर दिन ही फैला रहे हैं। कुछ भी खाया फेंक दिया, चिप्स खाई फेंक दिए, ऐसे तो होता है। ठीक। अब सरकार ने सोचा एक काम करते हैं भाई, अगर इसके साथ अगर हम पैसा जोड़ दें या रोजगार जोड़ दें, तो लोग फिर कचरा नहीं करेंगे। ऊपर से कचरा अगर कहीं पड़ा भी होगा ना, उस कचरा को लेके सीधे हमारे पास है। तो सरकार ने एक कैफे बनाया। हाल में इस प्रकार का कैफे जो है, ये रुद्रपुर में बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? रुद्रपुर में। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि जैसे आपके शहर में कहीं कचरा है, और आप चाहते हैं कि इस कचरे के बदले में आपको खाना पीना मिले, भोजन मिले, चाय मिले, है ना, जो भी कैफे में मिलता है, तो आप क्या करेंगे, कचरा उठाया और उस कैफे में लेके चले गए। उसके बदले में जो भी कैफे का मालिक होगा, वो आपको क्या देगा? खाने पीने के लिए देगा, है ना। सिंपल सी बात है। अभी तक आप कैफे में जब जाते हैं तो क्या करना पड़ता है? पैसे देने पड़ते हैं ना। पैसे देने की जरूरत नहीं है आपको इस प्रकार के कैफे में। आपने सिंपली क्या करना है, कचरा लेके जाना है, पॉलिथीन, प्लास्टिक, बॉटल्स, जो भी है, ये सब लेके जाना है, और उसके बदले में क्या मिलेगा? पिज्जा मिलेगा, है ना, बर्गर मिलेगा, चाय मिलेगी, कॉफी मिलेगी, जो खाना है। अब इसका ये मतलब नहीं कि वहां एक पॉलिथीन लेके चले गए कि भाई साहब इसमें भर के देना, है ना ऐसा नहीं। ठीक है, उसका भी कुछ सिस्टम होगा कि जितना किलो ले जाओगे, उसके हिसाब से वहां पे क्या होगा, उसका रेट निर्धारित होगा। ठीक है। तो इस प्रकार का जो कैफे है, ये हमारे उत्तराखंड में कहाँ पे खोला गया है? रुद्रपुर में खोला जा रहा है। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है ना? अच्छा कॉन्सेप्ट है कि नहीं? अब ऐसे में लोगों का सही है, चलो पैसे भी नहीं देने, और कचरा क्या पड़ा रहता है इधर उधर, चलो उठा के ले जाओ, पैसे नहीं हुए तो भी उठा के ले जाओ। अब इससे 2 फायदे हुए। एक तो क्या हुआ, एक तो क्या हुआ, शहर साफ हो गया ना, और ऊपर से जिसको कुछ खाना पीना है वो खा भी लेगा। नहीं है? चलो, तो इतना ध्यान रखना आपको इसके बारे में। ठीक। इसके अलावा ध्यान रखना कि इसी तरीके से पॉलिथीन से संबंधित हमारे राज्य में देश के प्रथम पॉलिथीन कचरा बैंक की भी स्थापना की गई। ठीक है, तो क्या लिखोगे? देश का प्रथम, देश का प्रथम ठीक है, पॉलिथीन, पॉलिथीन कचरा बैंक, पॉलिथीन कचरा बैंक। ठीक है, देश का प्रथम पॉलिथीन कचरा बैंक, इसकी स्थापना की गई है कहां पे? देहरादून। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक यूनिक आइडिया है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि जैसे बैंक होता है ना, बैंक में क्यों जाते हैं आप? बैंक में क्यों जाते हैं? अरे पैसे जमा करने के लिए। ऐसे ही क्या होगा, एक, हाँ, निकालने के लिए भी जाते हैं ठीक है, निकालने के लिए भी जाते हैं, पर पहले जमा करने जाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे सरकार ने क्या सोचा, एक काम करो भाई, शहर में कचरा कुचरा है बहुत सारा, एक बैंक बना लेते हैं, और इसमें क्या करेंगे, शहर का जो भी कचरा है आपने वो उठा करके उस बैंक में जमा कर दिया। उसके बदले में बैंक आपको क्या देगा? वो भी पैसे देगा, है ना। तो फिर वहां पे क्या, उसका रेट जो भी चल रहा होगा, जैसे 5 रुपए पर किलो या 10 रुपए, जो भी रेट चल रहा होगा, अगर आप 10 किलो लेके गए तो उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा? वहां से पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो देश का प्रथम पॉलिथीन कचरा बैंक जो लगाया गया है, वो देहरादून में लगाया गया, और वो भी एक साथ 3 लगाई गई। कितने? 3 बैंक लगाई गई। ठीक। और जो 3 बैंक लगाए गए हैं, तो ध्यान रखना, 2 कचरा बैंक जो है आपके, ये गढ़ी कैंट में लगाए गए हैं, और
एक कचरा बैंक देहरादून के ही प्रेमनगर में लगाया गया। राइट, चलिए, तो 2 गढ़ी कैंट में और एक आपका कहां पे हो जाएगा, प्रेमनगर में हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो देश का जो प्रथम पॉलिथीन कचरा बैंक था, इसको 2000 कब लगाया गया, 2023 में लगाया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, ये गायब ही हो गया पूरा, चलो आ जाएगा। ठीक, तो पहला कचरा बैंक कहां पे लगाया गया है, गढ़ी कैंट और प्रेमनगर में, है ना, 3 लगाए गए एक साथ। और कचरा कैफे, राज्य का पहला कचरा कैफे, ये कहां पे लगाया गया है, तो ये लगाया गया कहां पे, रुद्रपुर में लगाया गया है। ठीक है, कहां पे लगाया गया है, रुद्रपुर में लगाया गया। अब दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न, हाल में महिला दिवस के अवसर पर किस चैटबॉट का आवरण किया गया जिसके माध्यम से महिलाएं तकनीकी का उपयोग कर कानूनी परामर्श, वित्तीय सहायता आदि सहायता प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, चलो क्या हो गया इसको, कौन सा था ये, सेट 12 ये वाला था ना। चलो क्वेश्चन नंबर 22, है बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। पहला है चैटबॉट गौरा देवी, चैटबॉट गार्गी, चैटबॉट उन्नत, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हाल में सरकार के द्वारा जो चैटबॉट लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है, चैटबॉट गार्गी। इस चैटबॉट के माध्यम से महिलाएं जो हैं वो कानूनी परामर्श, वित्तीय सहायता या करियर से संबंधित अगर कोई परामर्श लेना है, ठीक है, या कोई और स्वास्थ्य सुविधाएं लेना है, तो इसके माध्यम से वो क्या ले सकती हैं, इसका फायदा उठा सकती हैं। ठीक है, हाल में ही हमारे जो गवर्नर हैं उनके द्वारा इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। ठीक है, तो चैटबॉट क्या हो जाएगा आपका, गार्गी हो जाएगा। ठीक, चलो इसके बाद अगला प्रश्न आ जाते हैं। हाल ही में 12 साल बाद उत्तराखंड में किस स्थान पे पुष्कर कुंभ मेला प्रारंभ हुआ, तो किस स्थान पे पुष्कर कुंभ मेला होता है, तो ये आपके चमोली में होता है। ठीक है, चमोली में एक गांव पड़ता है जिसको भारत का क्या बोलते हैं, प्रथम गांव। ठीक है, भारत का प्रथम गांव। ठीक है, कौन है भारत का प्रथम गांव चमोली में, माणा गांव, है ना, माणा गांव। ठीक है, कभी इस गांव को भारत का अंतिम गांव बोलते थे, लेकिन वही है माइंड सेट, है ना, माइंड सेट वाली बात है। ठीक है, विचार चेंज करने वाली बात है। कहाँ पहले अंतिम गांव बोलते थे, अब क्या बोलते हैं, प्रथम गांव बोलते हैं। तो क्या प्रथम गांव बोलने से कुछ फर्क पड़ा, पड़ता है फर्क, पड़ता है ना, आइडियोलॉजी में फर्क पड़ जाता है। जहां उसको दूर दराज सोच रहे थे, आप बोले पहला है भाई, पहला है ना, अब है भी पहला ही। भारत में एंट्री करोगे तो सबसे पहले माणा ही तो आएगा, नहीं है तो पहला गांव है। ठीक, भारत का प्रथम गांव माणा, और माणा में ही एक स्थान पड़ता है जिसको बोलते हैं केशव प्रयाग। क्या बोलते हैं, केशव प्रयाग। और केशव प्रयाग में क्या होता है, 2 नदियों का संगम होता है। और ये 2 नदियां कौन कौन सी, एक नदी है आपकी कौन सी, अलकनंदा, और दूसरी नदी कौन सी आपकी, सरस्वती। इसी संगम को क्या कहा जाता है, केशव प्रयाग कहा जाता है। सरस्वती जो नदी है वो कई बार बता चुका हूं मैं, कहां से निकलती है, कहां से निकली है, देवताल नामक स्थान से निकली। देवताल, ऐसी स्थान को क्या बोलते हैं, रत्ताकोन बोलते हैं। ठीक है, रत्ताकोन बोलते हैं। और अगर पर्वत आ जाए तो कॉमेट पर्वत हो जाएगा। ठीक है, कौन सा पर्वत हो जाएगा, कॉमेट या कामेट पर्वत हो जाएगा। ठीक, चलो। और अलकनंदा कहां से निकलती है, अलकनंदा निकलती है सतोपंथ से निकलती है। तो इसी स्थान पे केशव प्रयाग या माणा गांव में ही क्या होता है आपका, पुष्कर मेले का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। और जो ये आयोजन होता है हर 12 साल के बाद ये आयोजन किया जाता है। बाकी हमारे राज्य में कई मेले या कई यात्राएं और भी हैं जिनको 12 साल के बाद क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। जैसे कौन कौन से, नंदा राजात यात्रा सुनी होगी, है ना, नंदा राजात यात्रा। ठीक है, कब होने वाली है राजात यात्रा, अभी आपने देखा होगा, अगर आप चमोली वगैरह की खबरें पढ़ते होंगे तो बार बार न्यूज में आता रहता है
कि ये बैठक होगी, है ना, अगले साल की तैयारियों के लिए, ठीक है, पेपर में आता रहता है। तो अगले साल क्या होगा, नंदा राजात यात्रा होगी। उससे पहले नंदा राजात यात्रा कब हुई थी, इससे पहले कब हुई थी? अच्छा 18 में हुई थी। अच्छा, हाँ, 26 में से 12 घटाएंगे 18 आता है। हाँ हाँ, ये देखो 18 बोल रहे हैं, ठीक है। कब हो जाएगा? हाँ, किसी का 12 आ रहा, 2012। ये कौन सी गणित पढ़ रहे हैं आप? हैं, कौन सी स्कूल से पढ़िए? पढ़े तो सब अच्छी स्कूल से, है ना। चलो, तो 12, 26 में से 12 घटाओ, कितना हो गया? 2014। यानी कि इससे पहले कब हुआ होगा? 2014 में हुआ। और 2014 में कब से कब तक हुआ था ये हुआ था 18 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में ये यात्रा हुई थी लास्ट, है ना। 18 से 6 सितंबर के बीच में, ठीक है। और 26 में आपकी नेक्स्ट क्या हो जाएगी, आपकी नंदा राजा यात्रा। इसके अलावा और क्या होता है 12 साल के बाद? कुंभ मेला आपने सुना होगा। हर 12 साल के बाद क्या होता है, कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। बहुत सारी यात्राएं और हैं, ठीक। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। हिमालय का मस्क डियर किसे कहा जाता है, या किसे हिमालयन मस्क डियर के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है बताओ? ये हमारे राज्य का क्या है, राज्य पशु भी है, और इसका नाम क्या है, क्या है इसका नाम? कस्तूरी मृग। इसका नाम क्या है? कस्तूरी मृग हो जाएगा। कस्तूरी मृग को हिमालयन मस्क डियर कहा जाता है, ठीक। इसके अलावा इसमें क्या ध्यान रखना है कि कस्तूरी मृग जनरली जिस ऊंचाई पे मिलता है वो आपकी 3600 मीटर से लेकर के 4400 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है, ठीक। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जो कस्तूरी मृग है इसका जो साइंटिफिक नाम है, बताओ साइंटिफिक नाम क्या है? हाँ बताओ, है क्या? मास्को है, मास्को, हाँ मास्कस, ठीक है, मास्कस है, काइसो गॉस्टर, ठीक है, काइसो गॉस्टर हो जाएगा। मास्कस काइस्टो गॉस्टर जो है इसका क्या है, साइंटिफिक नाम है। इसके अलावा कई बार हो सकता है अब इस तरीके से थोड़ा डिटेल में और प्रश्न आ जाए कि ये किस कुल का है ना, पौधा, पौधा नहीं है ना, किस कुल का है ये जानवर, है ना। तो किस कुल का जानवर है, तो कुल लिखना है आपको इसमें। तो ये है आपका अंगुलोटा कुल, क्या है? अंगुलोटा कुल, ठीक है। कुल कौन सा है? अंगुलोटा, अंगुलोटा कुल। और किस फैमिली का है? साइंस में ऐसे ही चलता ना, फैमिली कुल, है ना, स्पीसीज, आपने फैमिली इस तरीके से सुना होगा। तो ये अंगुलोटा कुल का है। और वहीं अगर परिवार की बात करें तो परिवार है मौसडे परिवार। कौन सा है? मौसडे परिवार, मौसडे, मौसडे परिवार का ये क्या है, आपका जानवर है, ठीक है। चलो जी, इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा कस्तूरी मृग के बारे में एक और बात याद रखना कि इसका जो भोजन है, ठीक है, वो एक पौधा होता है जिसको बोलते हैं केदार पाती। क्या बोलते हैं? केदार पाती बोलते हैं, ठीक है। ये इसका फेवरेट है। ऐसे हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, मोनाल, मोनाल का फेवरेट खाना क्या है? आलू, है ना, आलू की फसल उसकी फेवरेट होती है। इसके अलावा और क्या प्रश्न बन सकता है इससे कि जो आपका कस्तूरी मृग है वो मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, कहाँ मिलता है? कौन सी घाटी में? केदार घाटी में, ठीक है। एक केदारनाथ में हो गया, और फूलों की घाटी हो गया, और ठीक है, अस्कोट सुना होगा आपने, यानी पिथौरागढ़ में मिल जाते हैं, ठीक है। तो पिथौरागढ़, चमोली और आपका उत्तरकाशी में क्या मिल जाता है? कस्तूरी मृग मिल जाता है। इसके अलावा देखो कस्तूरी मृग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, एक तो ये हिमालयी जानवर है, और दूसरी बात यह कि इससे क्या निकाला जाता है, कस्तूरी नाम का एक रसायन निकाला जाता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके परफ्यूम के लिए यूज होता है। इसके अलावा जैसे दवाई, दवाई के रूप में भी इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। तो बड़ा महंगा बिकता है। महंगे बिकने के कारण ही लोग क्या करते हैं, इसका शिकार करते, है ना। और बहुत टाइम से इसका अवैध शिकार हो रहा था, इसलिए सरकार इसको क्या कर रही है, बचाने का प्रयास कर रही है। अब सरकार ने कब क्या क्या प्रयास किए तो बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले 1972 में, कब? 1972 ईस्वी में कस्तूरी मृग को बचाने के लिए सरकार ने एक वन्य जीव अभयारण्य बनाया। और ये वन्य जीव अभयारण्य कौन सा था? केदारनाथ, केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य, केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य, ठीक है। सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना भी चलाई गई जिसको बोलते हैं क्या? कस्तूरी मृग परियोजना, जिसमें हिमालय क्षेत्र में कस्तूरियों को बचाना है, कस्तूरी मृग को बचाना है ना। ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। उसी के तहत पहला जो वन्य जीव अभयारण्य बनता है ये कौन सा था आपका? केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य।
इसके बाद साल आता है 19 कब 1974 1974 ईस्वी। और 1974 ईस्वी में एक और संस्थान बनाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, मेहरोड़ी, क्या बोलते हैं, मेहरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान, मेहरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। और ये कहां पर है, कहां पर है, कहां है, हाँ चमोली में। कहां है, चमोली में। कहां पर है, चमोली में, है ना। ठीक, इतनी बार बता दिया, चमोली बोल रहे, चमोली में कहां है, बागेश्वर में। ठीक है, चलो अब इतने आसान प्रश्न अगर आप गलत करोगे तो कैसे हो। 1974 में मेहरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान का केंद्र कहां पे किया गया, बागेश्वर में किया गया, न कि चमोली में किया गया। ठीक है, इसके बाद देखो साल आता है 1882 1882 और कस्तूरी मृग के विकास में सरकार के द्वारा और क्या क्या काम किया गया। तो अगला जो संस्थान बनाया गया वो बनाया गया कस्तूरी मृग प्रजनन एवं कस्तूरी मृग प्रजनन, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, एवं संरक्षण केंद्र। ठीक, और इसको कहां पे बनाया गया है, इसे कहां बनाया गया, कहां पर है, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहां है कहां है बताओ। यह है आपका कांचुला खर्क, कांचुला खर्क, और कांचुला खर्क कहां पर है, ये है चमोली में। ठीक है, ये कहां पर है, चमोली में। ठीक, इसके बाद अब कस्तूरी मृग को फिर से बचाने के लिए 1986 1986 ईस्वी और 1986 ईस्वी में राज्य सरकार के द्वारा कस्तूरी मृग को बचाने के लिए एक वन्य जीव विहार की स्थापना की गई और जिसका नाम क्या है, अस्कोट, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा। ठीक है, और अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, कहां पर है, यह है आपका पिथौरागढ़ में हो जाएगा। कहां हो जाएगा, पिथौरागढ़ में हो जाएगा। ठीक है, और हमारे राज्य में जो सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग पाए जाते हैं वो इसी में पाए जाते हैं, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या लगभग यहाँ पे कितनी है, 67 के अराउंड है। कितनी, 67। ठीक है, कल के दिन अगर आप फॉरेस्ट गार्ड बन गया तो 67 से ऊपर है ना, आपकी ले जाने की जिम्मेदारी। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड या रेंजर बन गए, चलो बोलेंगे फॉरेस्ट गार्ड ही बना रहे हैं ना कोई नहीं, रेंजर बन गए, एसीएफ बन गए या वन दरोगा बन गए, है ना, तो आपकी जिम्मेदारी है बढ़ाना। ये नहीं कि वहां जाके और कस्तूरी मृग की मारने लगे, वहां 67 भी क्यों है और कम, है ना, अगली बार ये 50 आना चाहिए, ऐसे मत कर लेना। ठीक है, कस्तूरी मृग बचाना आपका परम कर्तव्य नहीं परम धर्म भी है। ठीक है, चलो जी, तो ये ध्यान रखना। तो कस्तूरी मृग को बचाने के लिए या कस्तूरी मृग के विकास के लिए सरकार के द्वारा इतने सारे संस्थान या योजनाएं चलाई गई। ठीक है, तो सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। चलो जी, तो आंसर कौन सा था, कस्तूरी मृग। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, सुमेलित करना है। तो सबसे पहले देखो, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे हमारे राज्य के, हैं कौन थे, प्रकाश पंत, है ना। तो यानी कि मिलान ठीक हो रखा है। जब हमारा राज्य बना, कब बना हमारा राज्य, अब तो ये भी भूल गए ना, कब बना था राज्य, हैं याद है, कब बना था हमारा राज्य, 9 नवंबर 2000 को बना। और अभी 6-7 दिन के बाद या 9 तारीख आने वाली है, हम राज्य स्थापना दिवस मना रहे हैं। और इस बार का जो राज्य स्थापना दिवस है बड़ा खास है। क्यों खास है, हैं इंपॉर्टेंट है ना इस बार। और इस बार राज्य सरकार जो है इस वाले दिवस को बड़े धूमधाम से भी मना रही है। क्यों मना रही है, हाँ क्योंकि रजत जयंती है, हमारे राज्य बने हुए इस 9 नवंबर को 25 साल पूरे हो जाएंगे, तो बहुत बड़ी बात है ना। ठीक है, तो इस बार रजत उत्सव के रूप में हमारा राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, और इस बार आपको पता है शायद कौन है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी इधर आ रहे हैं, है ना, स्पेशल कार्यक्रम है 9 तारीख को। ठीक, चलो जी, तो इस बार की जितनी भी डेवलपमेंट होगी राज्य स्थापना दिवस में वो सारी बातें इंपॉर्टेंट होगी करंट अफेयर के हिसाब से। ठीक है, एक तो इसलिए, एक तो 25 साल है रजत उत्सव, दूसरा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का विजिट भी हो रहा है इधर। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो है प्रकाश पंत, और जो हमारी प्रथम विधानसभा जो बनी थी वो कितने विधायकों से बनी थी, 30 विधायकों से बनी थी। हालांकि 31 थे
लेकिन एक विधायक उसी दिन क्या हो गया था, रिटायर हो गया था। तो 30 विधायकों से हमारी क्या बनी थी, विधानसभा बनी थी। ठीक है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, अब देखो ये निर्वाचित की बात हो रही है, यानी जब हमारे राज्य में चुनाव हुए पहली बार, कब हुए थे चुनाव, हाँ 14 फरवरी 2000, अच्छा एक में हुए, हाँ 2002 में हुआ। 14 फरवरी 2002 में क्या हुआ, हमारे राज्य के चुनाव होते हैं, और जब चुनाव हुए तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस जीती थी, है ना। और पहले जो मुख्यमंत्री बने थे, सीएम कौन बने थे, एनडी तिवारी बने थे। ठीक है, और वहीं विधानसभा अध्यक्ष किसको बनाया गया था, यशपाल आर्य को बनाया गया था, राइट। प्रथम प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, काजी मोहम्मद मुईदुद्दीन, वही थे प्रथम। प्रथम मतलब जब हमारी पहली विधानसभा बनी थी, पहली मतलब जो अंतरिम वाली थी, 30 विधायक वाली थी, तो पहले प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर वो स्पीकर होता है कि जब तक आपको परमानेंट स्पीकर नहीं मिल जाता, मेन वाला, ठीक है, तब तक मेन वाले स्पीकर को, या पहली जो बैठक होती विधानसभा की, पहली बैठक की अध्यक्षता करना इसका काम होता है। और नए स्पीकर यानी अगले 5 साल तक जो स्पीकर रहेगा, उस स्पीकर का क्या करना, निर्वाचन करना, यानी उसकी नियुक्ति करना। ठीक है, ये इसका काम होता है। तो ये एक बैठक तक ही सीमित होता है। काजी मुईदीन हो गया। प्रथम मुख्य सचिव राज्य का कौन थे, अजय विक्रम सिंह। तो यहाँ पे तो सारे क्या है आपके मैच हो रखे है ना। प्रथम मुख्य सचिव कौन होता है, मुख्य सचिव कौन होता है, मुख्य सचिव है, ये हमारे राज्य का या किसी भी राज्य का सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसको क्या बोलते हैं, मुख्य सचिव, या इसी को क्या बोलते हैं, सीएस, चीफ सेक्रेटरी कहते हैं। राज्य में इससे बड़ा आईएएस अधिकारी कोई नहीं होता है। यानी राज्य में अगर कोई व्यक्ति आईएएस अधिकारी है तो उसका लास्ट सपना हमेशा क्या होगा, मैं भी एक दिन क्या बनूंगा, उत्तराखंड का सीएम बनूंगा, यही होता है ना। ठीक है, और वहीं अगर केंद्र में बात करें, सेंटर में सबसे बड़ा आईएएस अधिकारी, और सेंटर छोड़ो मतलब पूरा भारत का सबसे बड़ा आईएएस अधिकारी, आईएएस मतलब सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी कहा जाता है। ठीक है, और कैबिनेट क्या होती है, कैबिनेट क्या होती है, तो जो आपके क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, यानी कि जितने बहुत सारे मंत्री होते हैं ना, कम से कम भारत सरकार के बहुत सारे मंत्रालय, 70-80 मंत्रालय होंगे। इन 70-80 अगर मंत्रालय हैं तो 60-70 मंत्री भी तो होंगे। अब मंत्रालय इतने सारे हैं तो सारे मंत्रालय में कुछ बड़े मंत्रालय होते हैं, है ना। जैसे क्या, जैसे आपने सुना होगा फॉरेन मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, है ना, वित्त मंत्रालय, ऐसे बड़े बड़े जो 15-20 मंत्रालय होते हैं, या 20-25 जो मंत्रालय होते हैं, इन्हीं मंत्रालयों के जो हेड होते हैं, इन्हीं से मिलकर के कैबिनेट बनती है। भारत में जो भी फैसले लेने होते हैं ना, यही कैबिनेट मिलके लेती है। ठीक है, इसलिए आपने कई बार सुना भी होगा कि आज कैबिनेट की बैठक है, आज कैबिनेट की बैठक, इस तरीके से सुनते हैं ना प्रश्न। तो ये कैबिनेट की बैठक कुछ नहीं, ये जो 20 बड़े मंत्री हैं, बड़े मंत्रालयों के जो मंत्री हैं, इनकी बैठक होती है, और इन्हीं में बड़े बड़े भारत से संबंधित क्या लिए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं। ठीक है, चलो, तो जो अब ये जो 20-25 मंत्री, इनकी जो कैबिनेट होगी ना, कैबिनेट, इनका अपना क्या होता है, सचिवालय होता है। ठीक है, इसी सचिवालय का जो मुख्य आदमी होगा उसी को क्या बोलते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, यानी कि कैबिनेट की क्या है, मुख्य धुरी है, कौन सा, ये वाला पद हो जाएगा। तो कई बार पेपर में आ जाता है कि राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, और केंद्र में या भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन सा हो जाएगा, कैबिनेट सेक्रेटरी। ये भारत का लिखना, भारत का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, और ये क्या होता है, राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे सभी मैच है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 ये आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने के लिए या चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है, तो कौन लेता है बताओ, इनमें निर्णय कौन लेता है, राज्य सरकार। पंचायतों का चुनाव करने के लिए जो निर्णय लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। अच्छा, अगर राज्य सरकार लेगा तो फिर चुनाव आयोग क्या करेगा, फिर बताओ, चुनाव आयोग क्या करेगा फिर, हाँ है, चुनाव आयोग क्या करेगा, हाँ चुनाव आयोग का काम है चुनाव करना, लेकिन फैसले लेना कि चुनाव कब होने हैं, ठीक है, या अगले साल किस
महीने को होना है या किस तिथि को होना है ना, ये डिसाइड तो कौन करती है, राज्य सरकार करती है ना। अब ये चुनाव कराने का काम किसका, ये है चुनाव आयोग का। ठीक है, बात हो रही है यहाँ पे किसकी, पंचायत की बात हो रही है। और अगर पंचायत की बात करें तो पंचायतों के बारे में कई बार बता चुका हूं। पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है ये सत्ता का विकेंद्रीकरण से संबंधित है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी पावर, शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, ताकि जो है शक्ति का कुछ बंटवारा, जैसे अभी पहले अगर मान लो पंचायत वगैरह नहीं है तो जो शक्ति है, जो पावर है, वो सिर्फ कहाँ है, केंद्र में निहित है। हमने राज्य बना करके, नगर निगम बना करके, पंचायत बना करके शक्तियों को ऊपर से कहा की ओर ट्रांसफर किया है, नीचे की तरफ ट्रांसफर किया है। ठीक है, जैसे सरकार भारत की केंद्र में है, जैसे राज्य में है, ऐसे ही एक नया कॉन्सेप्ट है कि हर गांव में भी क्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, और उसी को हम क्या बोलते हैं, पंचायत कहते हैं। गांव है तो पंचायत होगी, शहर है तो क्या होगा, नगरीय स्वशासन होगा। ठीक है, इस तरीका का कॉन्सेप्ट अगर बात करें तो सबसे पहले देश में जहां पे पंचायतों का गठन किया जाता है, तो बताओ कौन सा था वो, 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहले पंचायतों का गठन कहां पे किया गया, नागौर, है ना, नागौर जिला, राजस्थान में एक जिला पड़ता है, राजस्थान, राजस्थान में एक जिला पड़ता है जिसका नाम क्या है, नागौर। तो भारत में सबसे पहले पंचायतों का गठन इस जिले में किया गया था। हालांकि पहले से ही हमारे संविधान में व्यवस्था दे रखी थी अनुच्छेद 40 के तहत, ठीक है, कि देश में क्या होना चाहिए, पंचायतों का गठन होना चाहिए। हालांकि सरकार के लिए क्या नहीं थी, बाध्यता नहीं थी, क्योंकि डीपीएसपी का मामला है, डीपीएसपी का आर्टिकल है, और डीपीएसपी क्या होता है, सरकार के लिए क्या होता है, निर्देश होते हैं, कंपलसरी नहीं है। इसीलिए राज्य के कॉन्टेक्स्ट में डीपीएसपी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वही जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये राज्य यानी कि सरकार के कॉन्टेक्स्ट में नेगेटिव कॉन्सेप्ट होता है ना, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आपको देने ही पड़ेंगे। डीपीएसपी सरकार की सुटेबिलिटी के आधार पर है, कि अगर उसको लगता है कि इस टाइम पे पंचायत का गठन करना चाहिए तो कर लेगी। अब जैसे इनको लग ही नहीं रहा था 1992-93 तक, 1993 कब हुआ था गठन, 1993 में ना, 1993, अच्छा 92 में जब अधिनियम आया, 1992 में कोई संवैधानिक दर्जा दिया ही नहीं गया, है ना। तो तब होता है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम, 73rd संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम, यानी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कब, 1992, 1992। इसी संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, संसद के द्वारा पंचायतों को क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा देने का मतलब है कि अब पूरे भारत में पंचायतों का क्या होगा, गठन होगा। इसका यह मतलब नहीं था कि इससे पहले पंचायतों का गठन नहीं हो रहा था, अलग अलग जगह हो रहा था, आंध्र प्रदेश में हो रहा था, राजस्थान में हो रहा था, तमिलनाडु में होने लग गया था, है ना। लेकिन वो डिपेंड करता अपनी मर्जी के हिसाब से, किसी जगह पे हो रहा है, किसी जगह पे नहीं हो रहा है। जब इसको संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा तो इसका मतलब पूरे देश में क्या करना पड़ेगा, पंचायतों का गठन करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे, मान लो कोई राज्य नहीं कर रहा है, तब क्या होगा, मान लो अगर ठीक है, जैसे संविधान ने दर्जा दे दिया, अब पूरे भारत में क्या होगा, पंचायतों का गठन होगा, हर जगह होगा, हर गांव में होगा, और शहर में क्या होगा, नगरीय स्वशासन होगा। और मान लो कोई राज्य बोला हम नहीं करेंगे भाई, जाओ, क्या कर लोगे, फिर क्या होगा, है, एविडेंस दिखाने पड़ेंगे। क्या एविडेंस दिखाएंगे, मान लो कोई राज्य, ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे 2024 में उत्तराखंड में पंचायतों के चुनाव हुए, मान लो उत्तराखंड सरकार बोली नहीं करना, हम नहीं कर रहा, हाँ, संविधान का उल्लंघन हो जाएगा, है ना, क्योंकि संविधान में बात लिखी गई अब। और अगर संविधान में बात लिखी है कि प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक गांव में क्या होना चाहिए, पंचायत का गठन होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो राज्य क्या कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है। और ध्यान रखना, जब कोई भी राज्य अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। सुना है आपने, प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल का मतलब है कि वहां की राज्य सरकार ऑन द स्पॉट वहां क्या हो जाएगी, बर्खास्त हो जाएगी, नई चुनाव कराने पड़ेंगे। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सोचेगी हम बर्खास्त हो जाएंगे, नेता वहां तो विधायक छोड़ प्रधान बनने के लिए, है ना, दिन रात लड़ लेता है, और यहाँ तो सरकार की बात है तो ये और बड़ी बात हो जाती है। ठीक, चलिए, तो देखो संवैधानिक दर्जा दिया गया, और जब इसको 1992 में संवैधानिक दर्जा दिया गया तो ध्यान रखना 24 अप्रैल 1993 में, ठीक है, देश में पंचायतों को क्या किया गया, लागू किया गया। इसीलिए ध्यान रखना 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब पंचायत से संबंधित सरकार ने कुछ विषय रखे हैं कि पंचायत किस तरीके से काम करेगी। ठीक है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान है, वो थोड़ा लिख देना, पेपर में आ जाता है। तो पहला लिखना जैसे 243, जैसे एक लिखना। अच्छा पहले बताओ पंचायत में कहां से कहां तक है? 243 से लेकर के और कहां तक हो जाएगा? 243 ओ तक हो जाएगा। ठीक है, 243 भी आएगा, 243 ए से लेकर के 243 ओ भी हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, 243 अलग आर्टिकल है और 243 ए अलग आर्टिकल है, अलग अलग है दोनों। ठीक, इसलिए मैंने पहले 243 से 243 ओ लिखा है। ठीक है, चलो अब इसमें जैसे कुछ प्रावधान लिखना। सबसे पहले जैसे 243 में एक प्रावधान है डी वाला। डी में क्या लिखा है कि पंचायत में आरक्षण की व्यवस्था है ना, किस तरीके से आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे 243 ई, 243 ई, 243 ई में क्या है? कार्यकाल, कि पंचायत का कार्यकाल क्या हो। ठीक है, 243 एफ है ना, 243 एफ क्या है? हाँ, डिस्क्वालिफिकेशंस यानी अयोग्यता। ठीक है, अयोग्यता हो जाएगा। इसके अलावा 243 जी, 243 जी क्या हो जाएगा कि पंचायत की कार्य एवं शक्तियां क्या हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा 243 कौन सा? आई, 243 आई, बताओ 243 आई। तो 243 आई में क्या है? राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। और इसके अलावा एक और लिख देना 243 के, और 243 के में क्या दिया गया है? हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचक आयोग का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा, जिसका काम होगा कि हर 5 साल के बाद पंचायतों का चुनाव करवाना। इसलिए आपने देखा होगा पंचायतों का चुनाव कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग करता है। ठीक है, अच्छा बता विधानसभा का चुनाव कौन कराता है? विधानसभा। और जो केंद्र में संसद वाली होती है उसका चुनाव कौन कराता है? तो इलेक्शन कमीशन तो है। हाँ, ये कौन सा? ये भी तो इलेक्शन कमीशन है। हाँ, तो स्टेट बोलना जरूरी है ना। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, भारतीय चुनाव आयोग, इसका काम है संसद में जो भी केंद्र के चुनाव कराना और राज्य विधानसभा का चुनाव कराना। पंचायत और जो आपका नगरीय स्वशासन है उसका चुनाव कराना काम होता है राज्य निर्वाचन आयोग का। ठीक, तो इतनी बातें याद रखनी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंचायत से संबंधित प्रश्न जो है आता ही आता है पेपर में। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न आ जाओ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले देखो पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ देखो जिला और इधर विकास खंड। पिथौरागढ़ जनपद में कौन सा विकास खंड है? इनमें से कौन सा है? मुनाकोट है, मुनाकोट ताम्रपत्र भी आपने सुना होगा है ना। उत्तरकाशी में कौन सा है? नौगांव, फेमस है ना नौगांव, नौगांव हो जाएगा। पौड़ी है, पौड़ी में कौन सा है? पाबो है पौड़ी में, है बताओ पौड़ी में कौन सा है? पाबो है, धारी है, पाबो है। हाँ। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये है। चलो तो पौड़ी में कौन सा हो गया? पाबो, और नैनीताल में कौन सा हो गया? धारी, है ना। चलो जी, जानबूझ के डाला है उसने पौड़ी, ये धारी देवी से कंफ्यूज हो जाए ना, मतलब जानबूझ के डाला है एग्जामिनर ने, एग्जामिनर मतलब मैं ही है ना। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक, जानबूझ के डाला गया। ठीक है, पौड़ी धारी, धारी देवी से हो जाएगा, कनेक्ट कर लेते तो पौड़ी का हो जाएगा पाबो और नैनीताल का हो जाएगा धारी। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया? कोई है? 1 2 4 3, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100 ml दूध किस योजना के तहत दिया जाएगा, है ना। पिछले पेपर में पूछा था ना मैंने ये, पर वहां पे थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था, है ना। ठीक, तो बताओ कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। ये जो योजना स्टार्ट होती है आपकी 7 मार्च, कब? हाँ कब बताएंगे, बताओ 2019, 7 मार्च 2019 को यह योजना लॉन्च की जाती है।
इसमें हमारे राज्य के जो 20,000 आंगनबाड़ी है, इसमें पढ़ने वाले लगभग लगभग जो 2.5 लाख बच्चे हैं, इन बच्चों को क्या दिया जाएगा, पोषण के तौर पर के 100 ml 2 दिन क्या दिया जाएगा, हफ्ते में दूध दिया जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये योजना है। इसके अलावा देखो, अगर पालना योजना की बात करें तो जो पालना योजना है ये संबंधित है जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको गोद लेने से संबंधित है। यह योजना 2 अक्टूबर 2015 में 2 अक्टूबर 2015 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, और इसके लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था कि सरकार के द्वारा अनाथ बच्चों को क्या लिया जाएगा, गोद लिया जाएगा, अनाथ बच्चों को गोद लिया जाएगा। ठीक है, ताकि उनकी शिक्षा, उनका पालन पोषण हो पाए। इसके अलावा देखो, मैं आपको सबला योजना भी बता चुका हूं। सबला योजना जो है ये आपकी कब आती है, सबला योजना कब आई थी, सबला योजना 2010-11 में आई, 2010-11 में। ठीक है, 2010-11 में आपकी कौन सी योजना आई, सबला योजना आई। ठीक है, बाकी नंदा देवी योजना करके बिल्कुल इस नाम से तो नहीं है, लेकिन नंदा गौरा योजना आपने सुनी होगी, नंदा गौरा योजना। और नंदा गौरा जो योजना है किससे संबंधित है, ये संबंधित है जैसे जो बालिकाएं होती हैं, इसमें क्या किया जाता है कि जन्म होने पे 11,000 रुपए की राशि दी जाती है, और 12वीं करने के बाद शादी के लिए 51,000 रुपए दिए। अब मिला आपको, मैं किसी को मिला होगा ना, मिला भी होगा ना, कहाँ हाँ बोलेंगे ना क्या हुआ, तो मिला है, दे रही सरकार तो ठीक तो है ना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री आंचल ये हो जाएगा, नंदा गौरा योजना है। इसके अलावा हमारे राज्य में कुछ और योजना हम देख लेते हैं जो योजनाएं चलाई गई थी। हाल में ही राज्य सरकार के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई जिसका नाम था मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री सारथी योजना। मुख्यमंत्री नहीं, महिला सारथी योजना, महिला सारथी योजना। महिला सारथी योजना जो है इसी साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे, कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को मनाया जाता है। कब, 8 मार्च 2025 में यह योजना लॉन्च की गई राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, योजना का उद्देश्य कुछ ऐसा था कि जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनका रोजगार का माध्यम बढ़े, तो इसलिए सरकार ने सोचा कि चलो अब इनको ड्राइविंग भी सिखा लेते हैं ना, ठीक है, गाड़ी चलाना भी सिखा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया जाता है, वाहन का प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वाहन चलाने से वो अपनी रोजी रोटी चला सकती है। ठीक है, तो महिला सारथी योजना। इसके अलावा दूसरी योजना लिखेंगे कि मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना। मुख्यमंत्री में शॉर्ट में सीएम लिख रहा हूं, मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना, विवाह योजना। ठीक है, इसमें देखो वे बालिकाएं जो आर्थिक रूप से क्या है, कमजोर हैं, ठीक है, सरकार क्या करती है, उनकी शादी कराने में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है, इसमें जो है समूह में क्या किया जाता है, शादी करवाई जाती है, और यह योजना लॉन्च हुई 9 नवंबर 2023 में। 9 नवंबर 2023 में यह योजना क्या होती है, लॉन्च होती है। इसके बाद अगली योजना लिखना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, बहना उत्सव योजना। बताओ ये योजना कब आई, कब आती है ये योजना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। यह योजना आती है 24 अगस्त 2023 में आती है ये योजना। इस योजना में सरकार के द्वारा क्या किया गया कि जैसे महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं, उनके द्वारा कई सारे सामान तैयार किए जाते हैं, उत्पाद तैयार किए जाते हैं। अब उत्पाद तो तैयार कर लिया, लेकिन उस उत्पाद को बेचने के लिए क्या होना चाहिए, मार्केट भी तो होना चाहिए, है ना। जब मार्केट होगा तभी उत्पाद बिकेगा, और जब उत्पाद बिकेगा तो उससे महिला का क्या होगा, आर्थिक सशक्तिकरण होगा, रोजगार के माध्यम क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें सरकार क्या करती है, ब्लॉक स्तर पे इन महिलाओं के लिए क्या करती है, मार्केट उपलब्ध कराती है। अब मार्केट कैसे उपलब्ध कराएगी कि जैसे कुछ मेले लगा दिए, स्टॉल लगा दिया, है ना, ठीक है, जिसको प्रदर्शनी टाइप की बोलते हैं ना। ठीक है, चलो जी, तो सीएम सशक्त बहना उत्सव योजना आपकी 24 अगस्त 2023 को होती है। अगली योजना लिखेंगे आप, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। और जो मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना है, यह योजना आती है 4 नवंबर 2022 में, यह योजना आती है। सारी योजनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना 4 नवंबर 2022 को आती है। इसमें क्या लक्ष्य रखा गया है
कि महिलाओं को क्या बनाना है, लखपति बनाना है। केंद्र ने भी ये योजना चला रखी है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने कब चलाई, 4 नवंबर 2022। इसमें ये रखा गया है कि 2025 तक राज्य की 1.25 महिलाएं, 2.5 लाख महिलाएं, यानी कि 1,25,000 महिलाओं को क्या बनाया जाएगा, लखपति बनाया जाएगा। ठीक है, ठीक, चलो जी। तो देखो ध्यान से, लोग और महिलाएं लखपति बन रही है, आप केवल पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक। तो देखो हम यहाँ पढ़ ही रहे हैं और वहां महिलाएं क्या बन गई, लखपति बन रही है। ठीक है, हाँ, और आपका उद्देश्य करोड़पति बनना है ना, है, चलो ठीक है। और सोच रहे हैं कि लखपति तो अगर नौकरी लग गई है ना, 3 ही महीने में लखपति बन जाएंगे ना, 40,000 भी सैलरी, तो 40 थी, 1 20 है, क्या 23 कौन सा है? ये लखपति दीदी क्या है, 23 है, 2023 है, चलो 2023 नहीं, 22 है। ये लखपति दीदी योजना वाला कौन सा, 23 है ये, अच्छा ठीक है, 2023 है, ठीक है। और ये ऊपर वाला ठीक है ना, ये 22 अगस्त है, चलो ये 22 अगस्त है, चलो ठीक है। एक बार चेक कर लेना, इन डेट्स को थोड़ा चेक कर लेना एक बार, ठीक है, हाँ, थोड़ा सा हो जाता है, दिमाग से निकल जाता है, ठीक। चलो इसके बाद अगली योजना लिखना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याणी योजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याणी योजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याणी योजना, ठीक है। वैसे किसी किताब में 24 ही लिखा है, वैसे मुख्यमंत्री घसियारी कल्याणी योजना की बात करें तो ये योजना लॉन्च होती है 30 अक्टूबर 2021 है, 30 अक्टूबर 2021। अब घसियारी का मतलब क्या होता है, घास, घास किसके लिए होता है, हाँ भैंस के लिए, केवल भैंस ही खाती है, ठीक है, हाँ, जो भी आपके पालतू पशु हैं सब घास ही खाते हैं, मतलब चारा हो गया एक तरीके से। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये सोचा कि देखो ये फायदा किसको मिलेगी, गांव की महिलाओं को मिलेगी। जनरली घास लेने के लिए कौन जाता है, महिलाएं जाती है, तो बड़ा टफ कार्य होता है, जंगल में जाना होता है ना, खेतों में जाना होता है, फिर ऐसे ऐसे करके घास काटो, है ना, फिर कंडी में भरो, है ना, फिर उसके बाद बोझ करके लेके आओ, तो बड़ा मुश्किल कार्य है ना, ठीक है। तो सरकार ने बोला कि चलो महिलाओं को थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं ना, तो ये काम करते हैं कि इनको क्या करवाया जाएगा, चारा उपलब्ध करवाया जाएगा, है ना, महिलाओं को, महिलाओं को नहीं, मतलब महिलाओं ठीक है, जो मतलब जंगली जानवर हैं, जंगली नहीं हाँ, जो पालतू पशु हैं, पालतू पशुओं के लिए सरकार के द्वारा क्या कराया जा रहा है, चारा उपलब्ध कराया जा रहा है ना। तो ठीक है, कभी कभी घास के लिए भी जाओ और कभी कभी क्या करो, सरकार से चारा भी खरीद लो। चारा बहुत सस्ते रेट में मिलेगा, 3 रुपए किलो, है ना, इतना तो खरीद ही सकता है आजकल हर कोई, ठीक। तो मुख्यमंत्री घसियारी कल्याणी योजना 30 अक्टूबर 2021। अगला लिखना, सीएम महालक्ष्मी, सीएम महालक्ष्मी किट योजना, सीएम महालक्ष्मी किट योजना, ठीक है, सीएम महालक्ष्मी किट योजना। अब सीएम महालक्ष्मी किट योजना आपकी 17 जुलाई 2021, 17 जुलाई 2021, ठीक है, 17 जुलाई 2021 ये लॉन्च होती है। इसमें जब जैसे बालिका होगी, है ना, बालिका के जन्म पे सरकार के द्वारा उनको पोषक किट उपलब्ध कराया जाता है, माँ को भी और बच्चे के लिए भी, ठीक है। तो कुछ योजनाएं इंपॉर्टेंट, एक बार डेट थोड़ा सा आप अच्छे से चेक कर लेना, अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार घर पे जाके थोड़ा इतना, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो करिए विचार, हिम रेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि अस्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। क्या बात सही है, क्या बात सही है कि हिम रेखा बोलते ही उसे हैं जिसके बाद, है ना, सदैव आपको बर्फ दिखेगी। जैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जैसे मान लो ये हमारा पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ में कुछ टाइम या कुछ ऊपर जाने के बाद आपने देखा होगा कि एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, आपको पेड़ दिखने बंद हो जाते हैं, या अगर पेड़ होंगे भी तो बहुत कम मात्रा में होंगे, पेड़ पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है। तो यानी कि जिस क्षेत्र के बाद आपको पेड़ दिखने बंद हो जाते हैं उसी लाइन को कहा जाता है वृक्ष रेखा। क्या कहा जाता है, वृक्ष रेखा कहा जाता है। इसके बाद वृक्ष डेवलप नहीं हो पाते, छोटी मोटी घास वगैरह डेवलप हो पाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बुग्याल कहते हैं। जब हम इन बुग्यालों से भी और ऊपर बढ़ेंगे तो एक टाइम के बाद देखो, ऐसा नहीं कि बर्फ इधर नहीं पड़ती, इधर नहीं पड़ती, इधर भी पड़ती है, इधर भी पड़ती है बर्फ, ठीक है, लेकिन यहाँ की जो बर्फ है वो कुछ टाइम तक क्या हो जाती है, पिघल जाती है। गर्मियां आई तो पिघल जाएगी, उसके बाद यहाँ घास वगैरह उग जाएगी। लेकिन एक हाइट ऐसी होगी कि जिसके बाद बर्फ कभी
पूरी तरीके से गलती नहीं है ना। यानी कि वहां पे साल भर क्या रहेगी, बर्फ रहेगी। तो जिस क्षेत्र के बाद साल भर आपको बर्फ दिख रही है ना, तो उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हिम रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, हिम रेखा कहते हैं। यानी इस हिम रेखा के बाद इस वाले इलाके में आपको हमेशा क्या दिखेगी, बर्फ दिखेगी। ठीक है, यहां क्या दिखेगी, आपको बर्फ दिखेगी। और इस वृक्ष रेखा के ऊपर आपको वृक्ष बहुत कम देखने को मिलेंगे। वृक्ष रेखा से ऊपर आपको जंगल दिख जाएंगे बड़े बड़े, है ना। ठीक है, और जो ये बीच वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बुग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ये है बुग्याल वाला क्षेत्र। हमारे राज्य के जो भी बुग्याल है वो आपके इसी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो वृक्ष रेखा के बाद वृक्ष दिखने बंद हो जाएंगे और हिम रेखा के बाद आपका सदैव क्या रहेगी, बर्फ रहेगी। इसके बीच में 6 महीने 7 महीने यहाँ बर्फ रहती है और बाकी 4-5 महीने यहाँ पे गर्मियों में बर्फ पिघल जाने की वजह से यहाँ घास के मैदान उगाते हैं। ठीक है, चलो, तो यानी कि देखो दूसरा प्रश्न देखो, उच्च हिमालयी क्षेत्र में अस्थायी हिमरेखा 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो जनरली जो आपको ये वाली हाइट दिख रही है ना, ये वाली हाइट कितनी है, ये 4000 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, 4000 मीटर की क्या ये ऊंचाई। और जो वृक्ष रेखा है ये लगभग लगभग आपका 3000 मीटर के आसपास की ऊंचाई है, 3000 के आसपास की मीटर की ऊंचाई। तो देखो यानी ए भी सही है, बी भी सही है, तो दोनों कथन आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस बुग्याल को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो बताओ किस बुग्याल को कहा जाता है गढ़वाल का स्विट्जरलैंड, है चोपता बुग्याल को। ठीक है, तो चोपता बुग्याल को क्या कहा जाता है, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और ये चोपता कहां पड़ता है, चोपता कहां है, तो ये है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में किधर पड़ता है, क्योंकि इसके आसपास की लोकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाँ पेपर में आने लायक लोकेशन है। चुप्ता किधर पड़ता है, रुद्रप्रयाग में है, कहां पड़ता है, ऊखीमठ सुना है आपने, ऊखीमठ, हाँ। और आपने एक फेमस मंदिर सुना होगा तुंगनाथ, है ना। तो पहले ऊखीमठ आता है, फिर चुप्ता आएगा, फिर उससे ऊपर जाएंगे तो तब आपका तुंगनाथ आ जाएगा। ठीक, तो चोपता को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कह रहे हैं तो इसका मतलब बड़ा शानदार बुग्याल होगा ना। ठीक है, चल, इसके अलावा अगर रुद्रप्रयाग की बात करें, बात रुद्रप्रयाग की चल रही है, तो रुद्रप्रयाग में और कौन कौन से बुग्याल है, कौन कौन से बुग्याल है रुद्रप्रयाग में, बताओ, पढ़ चुके हैं आप लोग। एक है कसनी खर्क, कौन सा है, कसनी खर्क। ऐसे एक बुग्याल है बर्मी, ये आपका रुद्रप्रयाग चमोली दोनों जगह पड़ता है। एक पड़ता है आपका क्या, दुगल बिट्टा। ठीक है, दुगल बिट्टा हो गया। ठीक है, तो ये आपके कुछ बुग्याल कहां पर हैं, रुद्रप्रयाग में है। ठीक, वहीं दयारा बुग्याल की बात करें तो दयारा बुग्याल कहां है, उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी में और भी बुग्याल है, जैसे आपने चायशील सुना होगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे केदार कांठा सुना होगा, है। ठीक है, केदार केदार खर्क, ठीक है, केदार खर्क हो गया। ठीक है, मानजीवन सुना होगा, सोनाघाट आपने सुना होगा। ठीक है, हर की दून हो गया, ये सब आपके उत्तरकाशी में। इसके अलावा देखो दयारा बुग्याल की बात करें तो दयारा बुग्याल में शीतकालीन प्रशिक्षण केंद्र भी है, और इसको विश्व के पर्यटन मानचित्र पे कौन लेके आए, हाँ कौन लेके आए, चंद्रप्रभा एतवाल। ठीक है, और वहीं अगर खारसोली बुग्याल की बात करें तो खारसोली बुग्याल कहाँ है, तो ये आपका टिहरी गढ़वाल में है ना। और टिहरी बुग्याल में जो बुग्याल है, और जैसे आपने बुग्याल सुना होगा पवाली काठा। ठीक है, पवाली जो काठा बुग्याल है ये जड़ी बूटियों की वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको जैव संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया है। पवाली काठा के अलावा और जैसे अप्सराओ है, कौन सा है, अप्सराओ। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं, कोटली भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, कोटली भी कहा जाता है। तो ये आपका कहां पे हो जाएगा, टिहरी गढ़वाल में हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, चतुरंगी रक्तवन एवं गनोहिम ग्लेशियर किस जनपद में है, किस जनपद में है, तो ये आपके कहां पर, उत्तरकाशी जनपद में, ये आपके ग्लेशियर मिल जाएंगे। उत्तरकाशी जनपद में और जो ग्लेशियर हैं, ठीक है, कौन कौन सी, जैसे आपने ग्लेशियर सुना होगा स्वर्गारोहिणी, सुना है, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर आपने सुना होगा। इसके अलावा डोकरियानी ग्लेशियर, ठीक है, डोकरियानी हो गया, स्वच्छंद हो गया। इसके अलावा पीला पानी हो गया। ठीक है, इसके अलावा श्वेतांबर हो गया, श्वेतांबर बुग्याल हो गया। ठीक,
और इसके अलावा गंगोत्री, खैर लिखने की जरूरत है नहीं, ये तो है ना, गंगोत्री, यमुनोत्री, ठीक है, बंदरपूंछ, बंदरपूंछ, है ना। तो ये कई सारे आपके क्या हो जाएंगे, ग्लेशियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो जी, ऐसे ही ग्लेशियर और लिखना, जैसे एक है बमक, एक है बमक, एक ग्लेशियर आपका जौंधार, ठीक है, जौंधार। तो कम से कम इस प्रश्न से आपको इतना होना चाहिए कि उत्तरकाशी के ग्लेशियर सारे पता होंगे, है ना। तो लवा ये उत्तरकाशी के क्या आपके ग्लेशियर है, तो इतने ग्लेशियर एटलीस्ट याद रहने चाहिए। अगला प्रश्न आ जाते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है, झंडीधार व भटकोट पहाड़ियां निम्न में से कहां है, कहां है। तो ये आपका अल्मोड़ा में है, कहां पर है, अल्मोड़ा में। बाकी नैनीताल में आपने शेर का डांडा, चीना पीक, है ना, कई सारे सुने होंगे। चमोली में भी हाथी पर्वत, ठीक है, नंदा पर्वत। चलो जी, अगला प्रश्न आ जाओ, 33वां प्रश्न आ जाते हैं। 33वां प्रश्न है, भैरव घाटी कहाँ है, भैरव घाटी, क्या उत्तरकाशी में भैरव घाटी, बिल्कुल है, भैरव घाटी कहाँ है, उत्तरकाशी में हो जाएगा। नीलांग घाटी, अभी हाल में ही पेपर में भी आया था, नीलांग घाटी कहाँ है, जो अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, कुछ ऐसे ही आया था, है ना, तो ये उत्तरकाशी में हो जाएगा। मांझीवन फूलों की घाटी, ये कहाँ है, मांझीवन फूलों की घाटी, ये कहाँ है। हाँ ठीक है, अब देखो थोड़ा सा रुके ना, इसीलिए जानबूझ के मैंने पीछे फूलों की घाटी डाला है ना, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, है ना। हाँ, अब आप सोचे फूलों की घाटी चमोली, तो क्या फूल उधर नहीं होंगे क्या, मांझीवन में, मांझीवन में नहीं होंगे फूल। अगर यहाँ पे कॉमा, कॉमा लगाया रहता, मांझीवन अलग हो गया, फूलों की घाटी अलग है, अलग थोड़ी है, एक ही तो वो है। तो क्या मांझीवन में फूल नहीं होंगे, ठीक है। तो मांझीवन फूलों की घाटी, वो कंफ्यूज करने के लिए जानबूझकर ऐसा बनाया गया प्रश्न है वो, ठीक है। चलो, तो यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मांझीवन तो आपका कहां पर है, उत्तरकाशी में। तो यानी कि सभी कथन क्या है आपके सही है, ठीक है, सभी कथन क्या आपके सही है। मान लो फिर भी अगर एक बार के लिए आपको फूलों की घाटी देखने से कंफ्यूजन हुआ, फिर भी आज इस प्रश्न को वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, भाई भैरव घाटी भी सही है, नीलम घाटी भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, तो ये भी सही होना चाहिए, तो तभी तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, नहीं तो दिक्कत नहीं होगी, इसको सही मारे, इसको सही मारे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रश्न को ठीक किया जा सकता था, नहीं है तो वो जानबूझ के दिया गया ना, सीधे सीधे प्रश्न थोड़ी पूछे जाएंगे आपसे। चलो जी, अगला प्रश्न आ जाओ। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, और सबसे पहले देखो भीमताल, भीमताल का आकार कैसा है, यह त्रिभुजाकार है। 9 कुचिया ताल 9 कोनों वाला है। 7 ताल अश्वखुर के समान, और झिलमिल ताल गोलाकार। तो कोई मिल रहा है ए का 3, अब बी का 2, ए का 3, बी का 2, तो बस यही वाला मिला ना, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। रुद्रप्रयाग में स्थित कुंड है, तो रुद्रप्रयाग में कौन कौन कुंड है, नंदी कुंड व हंस कुंड क्या है, तो बिल्कुल है जी, ये भी ठीक है। रंभा कुंड और रेतस कुंड बिल्कुल है। भौरी अमोला कुंड बिल्कुल है। तो बस आपका डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी गौरी कुंड, गौरी कुंड सुना है ना, गौरी कुंड क्या हो जाएगा, अच्छा गौरी कुंड किस लिए भी फेमस है, और गौरी कुंड सुना ही होगा वैसे आपने, गर्म पानी है, ठीक है बस। हाँ आजकल सर्दियां क्या है, गर्म पानी, बस इतना ही है ना ठंडा आ रही तो गर्म पानी, ठीक है, चलो ये तो है ही गर्म पानी। और गौरीकुंड क्या खास बात है, गौरीकुंड है, ये केदारनाथ यात्रा का अंतिम मोटरेबल पड़ाव है। मोटरेबल का मतलब है मोटर वो वाली नहीं जिससे पानी भरते हैं सुबह सुबह, है ना, जहां तक गाड़ी जाती, जहां मोटर वाहन जाता, जहां तक है ना, जहां तक वाहन जाता है वो लास्ट है गौरीकुंड। गौरीकुंड से आगे गाड़ियां नहीं जाती है, अब पीछे से जाती है, यहाँ पर लास्ट है गौरीकुंड तक, ठीक है। गौरीकुंड के बाद गाड़ियां नहीं जाती है, उसके बाद आपकी पैदल यात्रा है। तो आप गौरीकुंड में ये भी लिख सकते हैं कि ये अंतिम मोटरेबल पड़ाव है केदारनाथ यात्रा का, ठीक है। चलो, अब तो खैर अभी परियोजना चल रही है, केदारनाथ रोपवे, रोपवे परियोजना करके चल रही है। अब गौरीकुंड से रोपवे लगाई जा रही है, रोपवे मतलब ट्रॉली नहीं होती जो ऊपर ही ऊपर चलती है ना, अब तो ट्रॉली का काम शुरू हो गया शायद। राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है, कौन सी है, अलकनंदा। सबसे ज्यादा जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है, अलकनंदा हो जाएगी, ठीक है। चलो, बाकी नदियां कॉमन नदियां हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है।
पूर्वी धौली गंगा किस नदी की सहायक नदी है? पूर्वी धौली गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये तो आपको पता ही है किसकी है, काली की, है ना। अब पूर्वी धौली गंगा से और क्या प्रश्न बन सकते हैं? या तो यही बन सकता है इसकी सहायक नदी कौन सी है, किस स्थान पे काली के साथ मिल जाती है और निकलती कहां से है ना, यही बढ़िया प्रश्न बन सकते हैं। तो देखो सबसे पहले ध्यान रखना आपको, जब हम बात करते हैं किसकी, पूर्वी धौली गंगा की, तो पूर्वी धौली गंगा देखो दो धाराओं से मिलकर के बनी है। पहली बात, ये जिस पहाड़ या जिस ग्लेशियर से निकलती है उसको बोलते हैं गोवन खान, ठीक है, गोवन खान ग्लेशियर। इसी गोवन खान ग्लेशियर है, इसी पहाड़ के एक ढाल से कौन सी नदी निकलती है, दारमा निकलती है, और दूसरी नदी निकलती है लिस्सर। दूसरी नदी कौन सी निकलती है, लिस्सर, ठीक है। एक दारमा होगी और एक लिस्सर होगी। जिस स्थान पे मिलती है उसको तेजांग बोलते हैं या टिढांग बोलते हैं, है ना। और आगे जब बढ़ी तो इसके साथ एक और नदी मिलती है, इसको नान दारमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नान दारमा। इसके अलावा इधर से एक और नदी मिलती है जिसको बोलते हैं कंचुतिच। क्या बोलते हैं, कंचुतिच बोलते हैं। और एक और नदी है और इस नदी का नाम है सेलयांगटी, ठीक है, एक और नदी है सेलयांगटी, सेलयांगटी। फाइनली पूर्वी धौली गंगा जो नदी है, ये इधर से जो नदी आ रही है, कौन सी नदी आ रही है, काली नदी। इस काली नदी में क्या बनाती है, अपने संगम बनाती है, और जिस स्थान पे संगम बनाती है उस स्थान का नाम क्या है, इस स्थान का नाम है खीला। कौन सा स्थान है, खीला, या आपका शालपत हो जाएगा, या शालपत नहीं मिला तो आपका तवा घाट हो जाएगा, ठीक है। ये सब स्थान क्या है, आपके आसपास ही, ठीक। तो इतनी बातें आपको क्या रखनी है, पूर्वी धौली गंगा के बारे में याद रखनी है। अगला प्रश्न आ जाओ। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण का मुख्यालय किधर है? चलो बताओ, कहाँ है, कहाँ है, देहरादून में, ठीक है, कहाँ है, देहरादून। तो उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, इसी को शॉर्ट में उरेडा कहा जाता है। तो बेसिकली राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा और उसका विकास प्रसार के लिए सरकार के द्वारा इस एजेंसी की स्थापना की गई। इस एजेंसी की बात करें तो एजेंसी की स्थापना होती है जुलाई 2001 में। कब हुई इसकी स्थापना, जुलाई 2001 में इसकी स्थापना होती है। जुलाई 2001 में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। तो जो ये एजेंसी है ये ऊर्जा से संबंधित होगी। ऐसे हमारे राज्य में ऊर्जा से संबंधित कई संगठन बना रखे हैं। जैसे एक संगठन आपने सुना होगा जिसका काम है क्या, जल विद्युत परियोजनाओं का विकास करना, और उसी को हम क्या बोलते हैं, यूजेवीएनएल बोलते हैं। यूजेवीएनएल की स्थापना 12 फरवरी 2001 में होती। कब, 12 फरवरी 2001 में। उत्तराखंड में जल विद्युत का विकास करने के लिए इसकी स्थापना की गई। दूसरा, इसके अलावा आपका आता है यूपीसीएल। यूजेवीएनएल के द्वारा जो विद्युत बना करके तैयार की गई है, अब उस विद्युत को घर घर तक पहुंचाना, यानी कंज्यूमर तक पहुंचाना, उपभोक्ता तक पहुंचाना, ये यूपीसीएल का कार्य है ना। और यूपीसीएल की स्थापना भी कब हुई, 12 फरवरी 2001 में ही इसकी स्थापना होती है। उसके अलावा एक और संगठन है जिसको बोलते हैं पिटकुल। क्या बोलते हैं, पिटकुल, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। इसका काम क्या है, तो इसका काम है कि जैसे यूजेवीएनएल ने बिजली बनाई, उस बिजली को जहां डिमांड है वहां तक पहुंचाने के लिए नेटवर्क तैयार करना, है ना, ठीक है। तो यानी कि पिटकुल क्या करता है, यूजेवीएनएल या टीएसडीसी या जो भी है इन सबसे बिजली खरीदता है और फिर इसको जहां डिमांड है वहां पहुंचाने का कार्य पिटकुल का है। और पिटकुल की स्थापना होती है कब, 1 जून 2004। 1 जून 2004 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। इसके अलावा एक और संस्थान लिख देना, और जिसको हम बोलते हैं क्या, विद्युत नियामक आयोग। विद्युत नियामक आयोग, और विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब होती है, सितंबर 2002 में होती है, ठीक है। यानी पूरे उत्तराखंड में ऊर्जा से संबंधित रेगुलेटरी या कंट्रोल कौन किस तरीके से कार्य करेगा, तो सारा इसी के पास होता है, जिम्मे, है ना, एक तरीके से अथॉरिटी हो जाएगी विद्युत नियामक आयोग। उसके अलावा एक होता है उत्तराखंड जल संस्थान, आपने सुना होगा, है ना। राज्य में उपभोक्ताओं तक, उनके घरों तक, है ना, बिजली का कनेक्शन पहुंचाना, ये उत्तराखंड जल संस्थान का काम है। और इसकी स्थापना कब हुई, 26 अगस्त 2002 में होती है, ठीक है, 26 अगस्त 2002 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। चलो
अगला प्रश्न आ जाओ। कौन सा वाला था? यही यही है ना 39। चलो नेक्स्ट प्रश्न है। देखो परियोजना को सुमिलित करना है। सबसे पहले टनकपुर योजना। टनकपुर योजना किस पे है? शारदा नदी। काली नदी को ही चंपावत की बात क्या बोलते हैं? शारदा बोलते हैं। ठीक है। चीला परियोजना किस नदी पर है? गंगा नदी। रामगंगा परियोजना किस पे है? रामगंगा पर है। और ढलीपुर परियोजना किस पे है? यमुना नदी पर है। ठीक है। अगर इनका आपको वो लिखना है क्या बोलते हैं क्षमता, तो इसकी क्षमता है टनकपुर की 220 मेगावाट, चीला परियोजना की 144 मेगावाट है, रामगंगा जो है इसका 198 है 198। और वहीं ढलीपुर की बात करें तो ढलीपुर की है 51 मेगावाट। टनकपुर परियोजना कहां पर है? चंपावत में। चीला परियोजना कहां है? पौड़ी गढ़वाल में। रामगंगा परियोजना कहां है? पौड़ी गढ़वाल में। और ढलीपुर परियोजना कहां है? यह आपका देहरादून। ठीक। चल अगला प्रश्न मिला दोगे ना बाकी? हाँ ठीक। बॉम्बे बकेट ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बॉम्बे बकेट, हाँ ठीक है। हाल में ही पिछले साल जो हमारे राज्य में है ना वनाग्नि एक बहुत बड़ी समस्या है ग्रीष्म ऋतु के समय पर। और ग्रीष्म ऋतु में इस समस्या को, ठीक है, पिछले साल ही भारतीय वायुसेना के द्वारा जो नैनीताल के जंगलों में जो भयंकर आग लगी हुई थी उस आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसको बोलते हैं ऑपरेशन बॉम्बे बकेट। इसमें क्या किया गया कि सरकार नहीं, एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर होते हैं ना जो उठाने वाले बड़े से वाले है ना, तो उन्होंने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर से क्या कर दिया, जहाज से पानी भर दिया। किसमें? सीधे ऐसे जहाज से वो रस्सी की सहायता से ना वो बकेट वहां डाल दी भीमताल या नैनीताल में, है ना, और सीधे पानी भरा, जहां जंगलों में आग लगा दी वहां पानी फेंक दिया। ठीक है। तो इससे आग बुझाने का क्या किया गया है? काम किया गया है, ऑपरेशन बॉम्बे बकेट। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका उपोष्ण जलवायु क्षेत्र मुख्यतः तराई भाबर और दोन घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। उपोषण, ठीक है, उपोषण जलवायु क्षेत्र, ठीक। उपोषण जो उष्ण जलवायु होती है उससे थोड़ा सा कम गर्म होती है ना, लेकिन ठंडी भी नहीं होती है। ठीक, तो ये ध्यान रखना आपको। तो उपोषण जलवायु क्षेत्र आपका तराई भाबर और दून क्षेत्र। वहीं हिमानी जलवायु क्षेत्र में तापमान अत्यधिक कम। ठीक लग रही है इतनी बात? हिमानी जलवायु क्षेत्र में तापमान कम, जब कम होता है तो तभी तो हिमानी है ना। ठीक है। तथा वर्ष भर हिमाच्छादन रहता है। वर्ष भर हिमाच्छादन होने के कारण ही इसको हम क्या बोले? हिमानी जलवायु क्षेत्र बोल रहे हैं। यानी कि दूसरी बात भी क्या होगी? सही होगी। पहली बात भी सही है, यानी कि कथन 1 2 दोनों सही हैं, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड में बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 5 प्रजातियां पाई जाती है। कई बार बता चुका हूं, सफेद मोरू, फलियांट, खरस, है ना, रियांच, ठीक है, भूरा, तो अलग अलग। और इनमें से सबसे अच्छा जो बांज होता है कौन सा होता है? सफेद बांज होता है। सर्वोत्तम जो बांज होता है सफेद बांज होता है। ठीक है। चलो, जो बांज है, बांज को राज्य में बांज का वृक्ष इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको गोल्ड की उपाधि दी गई। और कैसा गोल्ड? ग्रीन गोल्ड ना, हरा सोना। ये हमारे राज्य का क्या है? हरा सोना, ग्रीन गोल्ड। इसके पीछे क्या रीजन है? एक तो ये रीजन है, देखो बांज की हर एक चीज काम आती है। हरी पत्तियां होगी तो पशुओं के चारे के काम आ जाएगी। सूखी पत्तियां होगी तो पशुओं को, है ना, बिछाने के काम आ जाएगी। जैसे आजकल सर्दियां होती है ना, तो भाई पशुओं को भी तो ठंडा लगेगा। और ठंडा लगेगा इसका ये मतलब नहीं कि वहां रजाई कंबल लेके चले गए ना, है ना। ठीक है, रजाई कंबल लेके जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए पशुओं को नेचुरली, है ना, जो बांज की पत्तियां होती है उसको इकट्ठा करके वो रखा जाता है ताकि उनको बढ़िया थोड़ा गर्माहट हो जाए। इसके अलावा लकड़ी की बात करें, ठीक है, तो लकड़ी क्या होती है? इसकी बड़ी अच्छी ईंधन के काम आती है। इसका ईंधन, इसकी जो लकड़ी है ना वो बेस्ट होती है। बेस्ट क्यों होती है? जैसे और लकड़ी होती है ना जल्दी जल्दी जल जाती है, भांज की लकड़ी देखना हमेशा बहुत देर तक चलती है, बहुत देर तक। इसलिए जब भी कोई बड़े अनुष्ठान होते हैं तो वहां पे जनरली बांज की लकड़ी लेते हैं, बांज के बड़े बड़े वो ना, ताकि वो लंबे समय तक जलते रहे, है ना। तो ज्यादा लंबे समय तक बांज की लकड़ी चलती है। वही चीड़ देखा होगा आपने, तुरंत खत्म हो जाता है। जैसे जलाया एकदम से भयंकर आग जलेगी और खत्म हो जाएगा। बांज उल्टा है, धीरे 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 जल करके कई बार तो इतना भी हो जाता है कि एक बांज का जो एक
मतलब वो होता है थोड़ा मोटा मोटा, ठीक है, वो पूरी रात भर भी चल जाता है आराम आराम से, ठीक। चलो, उसके अलावा बांज की बात करें तो बांज क्या करता है, इसकी जो जड़ें होती है ये मृदा क्षरण में बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है, बहने नहीं देती। उसके अलावा इसकी जड़ें जो है अपने में पानी को समेट के रखती है, इसलिए बांझ वाली जगह पे हमेशा आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पानी निकलता रहता है, ठीक है। तो इतने सारे फायदे होने की वजह से इसको उत्तराखंड का क्या कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, ठीक। चलो अगला प्रश्न, इसके अलावा बांझ इंपॉर्टेंट कि बांझ का साइंटिफिक नाम क्या है, क्वर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा, इसका क्या है साइंटिफिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, राज्य में रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल कुल 71.05% है, तो ये बात बिल्कुल सही है। वैसे अगर बात करें हमारे राज्य में कुल वन है कितने, 45.44%। एक्चुअल में वन इतना है, लेकिन रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल वो होता है कि जब किसी क्षेत्र को राज्य सरकार ने वन भूमि के अंतर्गत रख दिया, अब चाहे उसमें जंगल हो या ना हो, है ना, तो जब उसको मिला देते हैं ना इस वाले में भी, तो तब निकलता आपका रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल, जो कि 71.05% हो जाएगा, ठीक। ये बात सही है। रिकॉर्डेड वन के अंतर्गत आरक्षित वन एवं संरक्षित वन आते हैं, तो ये सही बात है, सारे ही वन आ जाएंगे इसके अंदर, तो दोनों कथन आपकी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, बांझ के जंगल काटे जाने के विरोध में डोंगी पेंतोली आंदोलन कब हुआ, ये कहाँ हुआ था डोंगी पेंतोली आंदोलन, तो चमोली में हुआ था। और जो डोंगी पेंतोली आंदोलन था ये 1980 में, ठीक है, 1980 में हुआ था, और इसका नेतृत्व करता कौन थी, मथुरा देवी, ठीक है, मथुरा देवी। सरकार के द्वारा क्या किया गया था कि यहाँ के जो वृक्ष हैं वो उद्यान विभाग को सौंप दिए गए थे, तो इसी के विरोध में वहां की जनता आ गई थी। इसके अलावा हम क्लासों में वैसे कई बार अलग अलग प्रकार के वन आंदोलनों को क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा इन आंदोलन को देख लेना। जैसे एक आंदोलन है कुंजड़ी वन आंदोलन, कौन सा आंदोलन है, कुंजड़ी वन आंदोलन। कुंजड़ी जो वन आंदोलन है ये चला था आपका 1903-4 में, 1903-4 में कुंजड़ी वन आंदोलन। उसके बाद अगला आंदोलन है खास पट्टी वन आंदोलन, ये टिहरी में हुई है खास पट्टी वन आंदोलन। खास पट्टी वन आंदोलन ये 1906-7 में हुआ था, ठीक है। अगला आंदोलन, ठीक है, रवाई कांड आपने सुना ही होगा, या रवाई आंदोलन या रवाई कांड, ठीक है। रवाई जो आंदोलन था ये कब होता है, 1930 में हुआ था, ठीक है, ये भी वन से संबंधित था। इसके अलावा एक और आंदोलन आप लिखेंगे, और ये आंदोलन है आपका कौन सा, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन तो ये आपका 26 मार्च 1974 में हुआ था। चिपको आंदोलन के बाद अगला जो आंदोलन है उस आंदोलन का नाम था पानी राखो आंदोलन, ठीक है, पानी राखो आंदोलन, पानी राखो आंदोलन। और पानी राखो आंदोलन कब हुआ, 1989 में उफरेखाल पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, ठीक। इसके अलावा रक्षा सूत्र आंदोलन, रक्षा सूत्र आंदोलन, और रक्षा सूत्र आंदोलन आपका कहां पे हुआ, कब हुआ, 1994 में टिहरी गढ़वाल बिलंगना क्षेत्र में हुआ, ठीक है। अगला आंदोलन मैती आंदोलन। मैती आंदोलन जो है ये चमोली के ग्वालदम क्षेत्र में 1995 में हुआ था, ठीक है। और अगला एक और आंदोलन हुआ था झपटो छीनो आंदोलन, झपटो छीनो आंदोलन। और झपटो छीनो जो आंदोलन हुआ था ये हुआ 1998 में, ठीक है, और ये कहां पे हुआ था, चमोली में हुआ था, ठीक। तो ये बातें आपको याद रखनी, ये टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। चलो, बाकी हेवल घाटी वन आंदोलन भी हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। चलो जी हटा दो मैं इसको। चलो अगला प्रश्न आ जाओ, किस वर्ष कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को प्रथम टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तो कब किया गया, 1973 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1972 में 1972 में भारत सरकार के द्वारा या संसद के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया था, उस एक्ट का नाम था क्या, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम
1972। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत देश का जो पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया वो कौन सा था आपका, कौन सा था, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, और ये कब किया गया, 1973 ईस्वी में किया गया। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना है। बाकी कॉर्बेट की बात करें तो कॉर्बेट है ना, टाइगर रिजर्व तो रखा ही है, इसके अलावा देश का ये पहला राष्ट्रीय उद्यान भी था जिसकी स्थापना कब हुई, 1936 ईस्वी में हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई तब इसका नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क था, हैली नेशनल पार्क था। बाद में इसका नाम रामुंदा नेशनल पार्क किया गया जब हमारा देश आजाद हुआ। फिर 1957 में फिर से इसका नाम चेंज किया गया और इसका नाम जो है किसके नाम पे रखा गया, कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट के नाम पे रखा गया। ठीक, तो ये बातें याद रखनी। अगला प्रश्न, मोतीचूर अभयारण्य कहाँ स्थित है। मोतीचूर अभयारण्य जो है ये आपका कहाँ पे स्थित हो जाएगा, देहरादून में स्थित हो जाएगा। ठीक है, कभी अगर आप ऋषिकेश से देहरादून आए हो या देहरादून से ऋषिकेश गए हो यानी ऊपर गए हो, तो जब वो बीच में जंगल आता ना, तो नरेंद्र नगर की तरफ जो रोड जाती है वहीं पे लिखा है मोतीचूर वन्य जीव अभयारण्य, है ना। किसने देखा इतना, तो है ना, ध्यान तो फोन पे ही रहता है, हर टाइम फोन पे ही लगे रहते हैं उस टाइम में, है ना, गाड़ी में बैठे नहीं फोन देखो, है ना। तो जब फोन नहीं देखोगे तब आदमी इधर उधर देखते ना, क्या करे, तो तब दिखते हैं बोर्ड वगैरह सब कुछ दिख जाता है तब, वरना कुछ नहीं दिखता है, नहीं तो फोन के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा जीवन में, है ना। चल, तो देहरादून इसकी स्थापना की गई। ध्यान रखना जो मोतीचूर वन्य जीव विहार है इसकी स्थापना की गई थी 1935 में, और 1935 में जब इसकी स्थापना की गई तो ध्यान रखना ये हमारे राज्य का पहला वन्य जीव संरक्षण केंद्र था। ठीक है, प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र, प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र, प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र था ये हमारे राज्य का, जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में होती है। इसके अलावा साल 1948 में 1948 में हरिद्वार में ठीक है, हरिद्वार में राजाजी वन्य जीव संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई, या राजाजी वन्य जीव विहार की स्थापना की गई। और 1977 में, कब, 1977 में, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल यानी ये लगभग मिला हुआ क्षेत्र है, वहां पे चीला वन्य जीव विहार की स्थापना की गई। साल जब 1983 आया तो इन तीनों वन्य जीव अभयारण्य को क्या किया गया, एक किया गया और क्या रखा गया, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया, राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, 1983 में। क्लियर इतनी बात, है ना। ऐसा मत समझना कोई कहीं होगा, ये लगभग वही बीच का एरिया है ना। जैसे आपने ऋषिकेश देखा होगा, ऋषिकेश का कुछ पार्ट पौड़ी में भी आता है, कुछ देहरादून में आता है और कुछ टिहरी गढ़वाल में आता है। ठीक, चलो अगला प्रश्न, मंदिर को उसे सुमेलित करना है स्थान से, तो सबसे पहले 47वां प्रश्न है आपका, और मिलान करिए भाई, इनको मिलान करिए, कौन सा है 47वां प्रश्न, ठीक है, मिलान करिए। सबसे पहले नागनाथ मंदिर, नागनाथ मंदिर, तो नागनाथ मंदिर आपका कहाँ पे हो गया, चंपावत में है। ठीक है, अटारिया देवी मंदिर, अटारिया देवी मंदिर का है, उधम सिंह नगर में है। बागनाथ मंदिर कहाँ है, कहाँ हो गए, बागेश्वर में होगा ना बागनाथ मंदिर। और असुर चूल्हा मंदिर कहाँ हो जाएगा, पिथौरागढ़ में हो जाएगा। कोई ऑप्शन है ऐसा, हाँ कौन सा है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किस यात्रा को हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है, तो हिमालय का महाकुंभ किस यात्रा को कहा जाता है, बताओ, हिमालय का महाकुंभ किसे कहा जाता है, हिमालय का महाकुंभ, अरे नंदा राजात को ही तो कहेंगे, है ना। नंदा राजात ही इतनी बड़ी यात्रा होती है, जैसे हरिद्वार में बहुत बड़ा महाकुंभ लगता है ना, ऐसे हिमालय क्षेत्र में क्या लगता है, नंदा राजात यात्रा। नंदा राजात यात्रा को मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो अब नहीं बताऊंगा, इतनी सारी, है ना, इतने पेपर में पता नहीं कितने पेपर में डिस्कस कर दिया होगा, कौन सा पड़ाव कहाँ पर है, किस तरीके से। हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन जब छोटे छोटे बच्चे गाँव में घरों की देहरी पर फूल डालने जाते हैं तो उस त्योहार को क्या कहते हैं, आजकल ही पढ़ रहे हैं हम, है ना, क्या बोलते हैं इसको, फूल संक्रांत कहा जाता है। यानी कि जो चैत्र संक्रांति होती है, चैत्र संक्रांति को हमारे राज्य में फूल संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और ये 7 दिन तक, 15 दिन तक, 30 दिन तक मनाया जाता है। ठीक, ये बात याद रखनी है। बाकी पंचमी आपको पता ही है, फरवरी के माह। मेले और उत्सव की बात करें तो जरा इनको मैच करिए। सबसे पहले सुरकंडा उत्सव कहाँ होगा, टिहरी गढ़वाल में होगा। जौल जीबी कहाँ होता है, पिथौरागढ़ में।
पूर्णागिरि मिला चंपावत, और हारदूत का मिला उत्तरकाशी। ठीक है, मिला देना। मिला लोगे या मिला के दो? मिला दोगे ना? हाँ चलो ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा खंभे पर चढ़कर किया जाता है? तो ये आपको कौन से, लंगवीर नृत्य है ना, एक खंभा बना दिया जाएगा, उस पर आदमी चढ़ेगा, और आदमी जब उस पर चढ़ जाएगा ढोल नगाड़ों के साथ, और साथ में क्या किया जाएगा, वो करतब दिखाएगा, डांस भी करेगा। कितना मुश्किल है डांस करना, और फिर जैसे वो डांस करेंगे लोगों ने हो ना, इस तरीके से करेंगे लोग। तो ऐसे में क्या होता है, मजा आता है जब बहुत सारे लोग होते हैं, और जब वो अलग अलग करतब दिखाएगा तो लोग हल्ला करेंगे, तो उससे क्या होता है, एक मनोरंजन पैदा होता है ना। तो इस प्रकार के नृत्य को क्या बोलते हैं, लंगवीर नृत्य बोलेंगे। और देखो क्योंकि बड़ा साहसी कार्य है ना, साहसिक कार्य है, खंबे पे चढ़ना, उसके बाद ढोल के साथ वहां डांस करना, साहसिक कार्य है नहीं। ठीक है, तो ये कैसा नृत्य हो गया आपका, साहसिक नृत्य हो गया। कैसा नृत्य हुआ, साहसिक नृत्य हो गया। तांदी नृत्य की बात करें तो तांदी कहाँ होता है आपका, जौनसार जौनपुर वाला जो क्षेत्र है वहां पे तांदी नृत्य होगा। झुमेलो कहाँ होता है, झुमेलो गढ़वाल क्षेत्र में होता है ना। और घुघुती नृत्य भी कहाँ होता है, गढ़वाल क्षेत्र में होता है। ठीक है, बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल का संबंध किससे है? ये भी गलत किया होगा कई लोगों ने, हैं? किससे संबंधित है? हाँ, अच्छा कहाँ से है, अच्छा कहाँ से है बताओ? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, देहरादून, उत्तरकाशी है। अब वैसे किस फील्ड से संबंधित है? सिंगिंग से है ना, म्यूजिक। ठीक है, और किस जनपद से हो जाएंगे, देहरादून जनपद से हो जाएंगे, है ना। देहरादून में जो जौनसार इलाका है, ये जौनसारी है आपके। ठीक है, जुबिन जो नौटियाल है जौनसारी है। ठीक, चलो। ऐसे ही एक फेमस सिंगर और है जो नेशनल लेवल पे जिन्होंने ख्याति प्राप्त की है, उसका नाम क्या है? पवन राजदीप, है ना, ऐसे ही है नाम, पवनदीप, पवनदीप राजदीप। अच्छा पवनदीप राजन है, अब वो कहाँ से? हाँ, तो ये कमेंट करेंगे ऑनलाइन वाले कहाँ से हो। ठीक है, हाँ बाकी आप लोग, हाँ कहाँ से? हाँ ठीक है, इन्होंने तो बता दिया। ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे पवनदीप राजन किस जनपद से है, क्या बोलते हैं? हाँ चलो ठीक, लिख दिया। चलो अगला प्रश्न आ जाओ, अलगोजा के संदर्भ में। ठीक है, अलगोजा के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करें। इसे ज्वाला मुरली और राम सोर के नाम से भी जाना जाता है जाना जाता है। ठीक है, ज्वाला मुरली, अलगोजा होता ही क्या है, मुरली, दो मुरली को जब इकट्ठा बांध के रखते हैं और दोनों को एक साथ बजाया जाता है, उसी को अलगोजा कहते हैं, है ना। पहले के टाइम पे खूब प्रसिद्ध हुआ करती थी अलगोजा, या इसी को रामसोर कहते हैं। यह सुशिर वाद्य यंत्र है, बिल्कुल ठीक है ना। सुशिर मतलब जिसको फूक के द्वारा जिसको फूक के द्वारा इसका उपयोग उत्तराखंड की लोक धुनों को पारंपरिक गीतों में विशेष रूप से किया जाता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है भाई, है ना। पारंपरिक लोक गीतों के लिए ही ये मुरली बजाई जाती है, यानी मुरली का डबल रूप ही क्या कहलाता है, अलगोजा। मुरली को ही क्या बोलते हैं, बांसुरी बोलते हैं ना। ठीक है, तो यानी कि तीनों कथन आपकी क्या हो जाएंगे, सही है। कहीं है ऐसा? सी आएगा, क्या कह रहे हो? अच्छा कहाँ लिखा है धातु? अच्छा यह है सुशिर वाद्य यंत्र अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ ये वाली बात गलत हो जाएगी नहीं। ठीक है, हाँ ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 3। मैंने ये वाली बात नहीं पढ़ी ना, ये वाली बात मिस होगी, धातु वाली, है ना। तो देखो 1 और 3 सही हो जाएंगे, लेकिन 2 वाला गलत हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात पकड़ी इसने, है ना। वो धातु मैंने मिस कर दिया था यहाँ पे, ये धातु नहीं होती है, लकड़ी से बनी होती है, तो धातुवादी यंत्र नहीं है ना। तो यानी कि 2 वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 सही, और 2 वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, चलो जी अगला प्रश्न आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तुग्यल क्या कान में पहना जाता है? पहना जाता है, तो बिल्कुल पहना जाता है। ठीक, गुलबंद क्या गले में पहना जाता है? ठीक है, गुलबंद को एक और नाम से भी जाना जाता है, रामनवमी, है ना। गोखले बाजू में पहना जाता है, पहना जाता है, नहीं कहाँ पहनते फिर तब, है हाँ बाजू में ही पहनते हैं। और इमरती,
हाँ ठीक है, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोटाना, रेमुंडी, सीडा, सिल्दू। अब देखो मान लो ये तीन नहीं भी सुने हैं आपने, तो ये तो सुना है ना रोटाना, तो रोटाना क्या होता है, विभिन्न प्रकार के व्यंजन हो जाएंगे, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। 1790 ईस्वी में हवाला बाग गोरखाओं ने साधारण युद्ध में हराने के पश्चात अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। किसको हराया? महेंद्र चंद ही तो था। चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? महेंद्र चंद। ठीक है, चलो जी, तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रद्युमन शाह व गोरखाओं के बीच लंगूरगढ़ की संधि हुई। कब हुई लंगूरगढ़ की संधि? बताओ कब हुई? 1792 ईस्वी में। देखो 1790 में गोरखा जो है उन्होंने कुमाऊं पे कब्जा कर दिया था, महेंद्र चंद को हरा करके। ठीक है, अल्मोड़ा पे किसका अधिकार हो गया था? गोरखाओं का अधिकार, नहीं कि कुमाऊं क्षेत्र को जीत लिया था। और कुमाऊं में चंद शासन क्या हो चुका था? समाप्त हो चुका था। अब जैसे इन्होंने कुमाऊं जीता तो 91 में ये कहां चले गए? इन्होंने गढ़वाल पे अटैक कर दिया कि अब गढ़वाल को भी जीतेंगे। लेकिन उसी टाइम पे गढ़वाल का राजा, लास्ट कौन था गढ़वाल का राजा उस टाइम में? कौन था? प्रद्युमन शाह था ना। ठीक है, तो जब राजा से लड़ा तो काफी लंबा इनका युद्ध चला। बाद में क्या हुआ कि जब युद्ध चल ही रहा था तो इसी बीच चाइना ने वहां से अटैक हो गया, तिब्बत है ना, वहां नेपाल पे अटैक हो गया, तो गोरखाओं को वापस जाना पड़ा। तो तब संधि हुई वहां पे गढ़वाल के राजा और किसके बीच में? गोरखाओं के बीच में 1992 ईस्वी में, जिसको क्या बोलते हैं? लंगूरगढ़ की संधि हुई। और इसी लंगूरगढ़ की संधि में ये डिसाइड हुआ कि गढ़वाल के राजा को हर वर्ष, ठीक है, गोरखाओं को क्या देना पड़ेगा? एक कर देना पड़ेगा। और अगर जिस दिन ये संधि टूटेगी, यानी जिस दिन गढ़वाल के राजा क्या नहीं देगा, गोरखाओं को क्या नहीं देगा, टैक्स नहीं देगा, तो उस दिन अमर सिंह थापा ने बोला था बेटा छोड़ूंगा नहीं तुमने, है ना। हाँ, अगर नहीं दिया तो उस दिन समझ लो सीधे गढ़वाल पे अटैक हो जाएगा। अगर शायद उधर से अटैक नहीं होता, नेपाल पे चाइना वाले अटैक नहीं करते, तो हो सकता उसी टाइम पे गढ़वाल को भी जीत लेते। ठीक है, पर संधि होगी, संधि होने की वजह से 14-15 साल बाद 1803 या 4 के अराउंड 1803 में क्या हो गया था? गढ़वाल में भूकंप आ गया था, भयंकर बाढ़ आ गई थी, जिस वजह से पूरा गढ़वाल तहस नहस हो गया था। तो ऐसा मौका, और इस टाइम पे प्रद्युमन शाह जो है वो कर नहीं दे पाया, तो फिर से गोरखाओं ने क्या कर दिया? गढ़वाल पे अटैक कर दिया और 1804 में, ठीक है, गोरखाओं की विजय हुई और प्रद्युमन शाह क्या हो गया? वीर गति को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो कहानी खैर क्लास में हो जाएगी ये। अगली बात, अगला प्रश्न। ट्रेल द्वारा 80 साला बंदोबस्त की शुरुआत की गई कब? कब की गई? हाँ, कब की गई? 1823 ईस्वी में। इसी को पंचसाला बंदोबस्त भी कहा जाता है पहली बार। अब बंदोबस्त अगली बार कब होगा? 5 साल के बाद। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस जनपद में है? यह है आपका अल्मोड़ा में। कहाँ है? अल्मोड़ा में हो जाएगा। ठीक, और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। अल्मोड़ा की लक्ष्मेश्वर में सर्वप्रथम चाय का बगीचा किसने लगाया? तो किसने लगाया? तो ये लगाया फॉकनर ने। ठीक है, किसने लगाया? फॉकनर ने। ठीक है, चलो जी, तो ये था सेट नंबर कौन सा है? 59। ये था 59 का सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी प्रश्नों को रिवाइज करते रहो, बार बार इनको पढ़ो, याद करो। जो प्रश्न आपको नया लगता है उस पर स्टार करो, जो एक्सप्लेनेशन में जो नई इन्फॉर्मेशन लगता है उसको स्टार करो, ताकि अगली बार जब भी जाओ तो क्या जाए, पहली नजर में वही पड़ जाए आपका। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब के लिए थैंक यू।